बिजनेस लॉ पार्ट वन का सेकंड चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन इंट्रोडक्शन आज हम शुरू करेंगे। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी बिजनेस वर्ड की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उस बिजनेस वर्ड में जितनी भी डील्स होती हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको आम बोलचाल की भाषा में हम एग्रीमेंट्स बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, वो सारे के सारे सही तरह से पूरे हों। आप सामान खरीदने का ऑर्डर करते हैं, वो सामान बेचने का प्रॉमिस करता है। अगर दोनों अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दें, वो आपको सामान भेज दे, आप उसकी पेमेंट कर दें, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक दुकानदार ने कंपनी से सामान मंगवाया, कंपनी ने सामान भेज दिया, दुकानदार ने पेमेंट कर दी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने आप में पूरा हो गया। उसमें किसी तरह का कोई भी काम किया जाना अब बाकी नहीं है। अगर बिजनेस वर्ल्ड में रोज़मर्रा के अगर हम ट्रांजैक्शन को गिनने की कोशिश करें तो उनको आप गिन ही नहीं सकते हैं। वो अरबों में, खरबों में होंगे और उन सबको अगर सही तरह से सभी लोग पूरा करते चले जाएं तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, सब कुछ अच्छी तरह से चलता चला जाएगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आती हैं। कोई पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही है, एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर रही है, उनमें डिस्प्यूट हो गया, तो अब उसका सोल्यूशन क्या होगा। हम बिजनेस वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी सक्सेस की जो फाउंडेशन है, वो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर, जिस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है उनमें आपस में होने वाली डील्स, उनमें आपस में होने वाले ट्रांजैक्शन, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो सारे के सारे सही तरह से पूरे हों। सभी कंसर्न पार्टी अपने अपनी प्रॉमिसेस को पूरा करें, कोई भी उसमें से पीछे हटने की कोशिश ना करे, तो क्या होगा, बिजनेस वर्ल्ड सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत कोई भी पार्टी को आती है, चाहे वो जेन्युइन है या किसी और वजह से है, तो वो झगड़ा हो सकता है। अब उसका निपटारा कैसे होगा, उसके लिए रूल्स होने चाहिए। प्रॉमिसेस कैसे पूरी किए जाएंगे, उनके क्या रूल्स हैं। प्रॉमिसेस अगर पूरा कोई नहीं करता, वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होंगे। जो एग्रीड पार्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहती थी, उसे क्या अधिकार मिलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक जिस एक्ट में बताई गई हैं, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाता है। और किसी भी बिजनेस की, बिजनेस कम्युनिटी की, बिजनेस वर्ल्ड की सक्सेस जिस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स को किस तरह से फॉलो करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस वर्ल्ड की सक्सेस की फाउंडेशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। हमने जैसे लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि मर्केंटाइल कम्युनिटी जितने भी मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन करेगी, अगर वो ट्रांजैक्शन सही तरह से पूरे हों, बिना किसी उसमें बिना किसी हिच के पूरे हों, तो वो सब सही माने जाएंगे। और अगर वो सही तरह से पूरे नहीं होंगे तो उन पर जो रूल्स अप्लाई होंगे, वो सारे के सारे रूल्स हमारे जिस एक्ट में दिए गए हैं, उस एक्ट का नाम हमारा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी पर अप्लाई नहीं होता। जैसे हम जानते हैं कि बिजनेस के लिए जो दूसरा पार्ट होता है, वो क्या है, समाज। बिजनेस किसके साथ किया जाएगा, लोगों के साथ किया जाएगा। लोग कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें हम लोग भी शामिल हैं। बिजनेस में सेलर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं। लेकिन क्या बिजनेसमैन बिजनेस सिर्फ अकेला कर सकता है? हो ही नहीं सकता। सेलर किसे सामान बेचेगा, बायर को। बायर किससे सामान खरीदेगा, सेलर से। सेलर ने जब, या बिजनेस कम्युनिटी ने जब ट्रांजैक्शन करने हैं, तो उससे अपने जो बिजनेस के एड्स होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कोरियर्स वाले हैं, आईटी वाले हैं, उन सब की भी मदद चाहिए। वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी उसके रोज़मर्रा में ना जाने कितनी डील्स होती हैं, ना जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो सारे के सारे भी सही तरह से पूरे होने चाहिए। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट सही तरह से पूरे हों, इसीलिए जो रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ी, वो रूल्स किस एक्ट में इकट्ठे कर दिए गए, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इकट्ठे कर दिए गए। और अभी हमने जैसे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी पर अप्लाई नहीं होता, वो हम लोगों पर भी अपने आप ही अप्लाई होता चला जाता है। हमें पता भी नहीं होता कि हम रोज़ एक ही दिन में ना जाने कितने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा होते हैं। आप होटल में गए, आपने खाना खाया, आपने पेमेंट कर दी, दुकान से आपने गिफ्ट खरीदा, आपने उसकी पेमेंट कर दी, आपने बस में ट्रैवल किया, उसकी आपने पेमेंट कर दी, आपने इसके अलावा पिक्चर का प्रोग्राम बनाया, सिनेमा हॉल में गए, टिकट ली, उसकी आपने पेमेंट कर दी। ये सारी चीज़ें जहां आप अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं और बिना किसी
बिना किसी के बताए पूरा कर रहे हैं, बिना किसी के कहे पूरा कर रहे हैं। कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है, कोई आपको समझा नहीं रहा है, कोई आपको बता नहीं रहा है। वहाँ हम नोइंगली और अननोइंगली किस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में जब हम स्पेसिफिकली किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उस एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसमें कुछ शब्द यूज़ होते हैं और उनका मतलब उस एक्ट के हिसाब से ही आपको पता होना चाहिए। कि जिस तरह से एक फ़िल्म के करैक्टर होते हैं, उसमें एक हीरो है, उसमें एक हीरोइन है, उसमें आपके करैक्टर आर्टिस्ट होते हैं, उसमें विलेन होता है, आपको पता है कि इनका रोल ये है और इसी तरह से उन लोगों को काम करना होता है। सेम इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ वर्ड्स हैं जो हर चैप्टर्स में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्दर 16 हिस्से हैं, 16 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया जो हमने पढ़ने हैं। उनमें यही शब्द उसकी फाउंडेशन है। इन शब्दों का इतनी बार प्रयोग होगा कि आपको लगेगा कि ये है क्या, ये उसके सब्जेक्ट के, उस एक्ट के करैक्टर हैं, तो आपको उनका मतलब उसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली इसी एक्ट के रेफरेंस में पता होना चाहिए। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो शब्द यूज़ हो रहे हैं वो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वो लीगल वर्ड्स है। आप मजाक में उसे यूज़ कर लेते हैं, आप एक रूटीन में उसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको स्पेसिफिकली एक रेफरेंस के रूप में लॉ के हिसाब से यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। लेकिन रियल सेंस में उसकी जो बेसिक सेंस होती है, जो उसका बेसिक मतलब होता है, वो वही रहता है जो हमारा रियल लाइफ में होता है। तो इस चैप्टर के अगले हिस्से में जो पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं वो हैं कि इस एक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है, जिन्हें बेसिक टर्म्स कहा जाता है, जिन्हें फंडामेंटल वर्ड्स कहा जाता है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और इनके मतलब को साथ साथ एक एक बार लिखते चले जाएं, तो आपको इसको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। हम अलग अलग एग्जाम्पल से या सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से इस पूरे के पूरे वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है, वो टर्म आती है प्रपोजल, जिसे ऑफ़र कहा जाता है। प्रपोजल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप जब प्रपोजल शब्द को सुनते हैं तो हो सकता है कि आपको इसका मतलब पहले से पता हो। जिस वर्ड को आप बोलते हैं प्रपोजल, उसे लॉ में ऑफ़र भी कहा जाता है। प्रपोजल का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने अपनी इंटेंशन इस लिए एक्सप्रेस करता है ताकि दूसरे पर्सन की इंटेंशन का पता चल सके, तो हम कहेंगे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के सामने प्रपोजल रखी है, उसके सामने उसने ऑफ़र रखी है। सपोज़ ए अगर बी को ये कहे कि क्या आप मेरी मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में ख़रीदोगे, तो ए क्या कर रहा है, ए अपनी इंटेंशन बी के सामने रख रहा है कि क्या वो उसकी मोटरसाइकिल ख़रीदेगा। वो जानना चाहता है कि बी क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो हम कहेंगे कि ए बी के सामने प्रपोजल रख रहा है, ए बी के सामने ऑफ़र रख रहा है। प्रपोजल का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है इस इंटेंशन के साथ कि दूसरे पर्सन की विलिंगनेस उस काम को करने के बारे में या ना करने के बारे में पता चल सके, कि दूसरा पर्सन बी जो यहाँ पर है क्या वो मोटरसाइकिल ख़रीदेगा। उसका आंसर हाँ भी हो सकता है, वो ना भी हो सकता है। यहाँ ए बी की विलिंगनेस को जानना चाहता है, तो हम ये कहेंगे कि ए ने बी के सामने प्रपोजल रखी, इसे हम ए के द्वारा बी के सामने रखी गई ऑफ़र भी कह सकते हैं। प्रपोजल का एक सीधा सा मतलब वो भी होता है जो स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत बार यूज़ करते हैं, जिसे प्रपोज करना कहा जाता है। आप दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लीगल सेंस में यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद इसमें जो दूसरी टर्म है वो इसका काउंटर पार्ट ही है। ए ने बी के सामने ऑफ़र रखी कि क्या वो उसका मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में ख़रीदेगा, तो ए क्या कर रहा है, वो बी की विलिंगनेस को जानना चाहता है। दूसरी टर्म है एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। अगर इसी एग्जांपल में बी कहता है हाँ मैं आपकी मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ने ए के द्वारा रखी गई बात को एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपनी बात को दूसरे के सामने बी ने ए के सामने कहा कि हाँ मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। और जब बी अपनी इस एक्सेप्टेंस को ए को कन्वे कर देता है, इसे लॉ की भाषा में सिग्निफाई करना कहते हैं। जब वो ए को कन्वे कर देगा तो हम कहेंगे कि बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, बी के द्वारा दिया गया जवाब एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो दूसरी टर्म हुई
एक्सेप्टेंस। और बी के द्वारा जो दिया गया जवाब है, जब वो एक्सेप्टेंस के रूप में है यानी कि हाँ के रूप में है, तो उसे हम सीधी सी भाषा में बी के द्वारा दिया गया प्रॉमिस कहेंगे। ए का प्रॉमिस है मोटरसाइकिल बेचने का, बी का प्रॉमिस है मोटरसाइकिल खरीदने के बाद उसके पैसे देने का। तो यहाँ पर दो लोग शामिल हो गए, एक जिसने ऑफर रखी, दूसरा जिसने एक्सेप्टेंस दी। एक प्रॉमिस ऑफर करने वाले पर्सन का है, एक प्रॉमिस एक्सेप्टेंस देने वाले पर्सन का है। इन दोनों को अगर हम इस छोटे से सीन को मिक्स कर दें तो उसके बाद जो हमारे पास इसका थर्ड वर्ड्स आ जाएंगे, जो थर्ड एक टर्म आ जाएगी, उससे बोला जाता है प्रोमाइज़र एंड प्रोमाइजी। थर्ड टर्म है प्रोमाइज़र एंड प्रोमाइजी। जो पर्सन ऑफर करता है, जैसे यहाँ पर ए है तो उसे ऑफरर कहा जाता है, ऑफर रखने वाला, या उसे प्रोमाइज़र कहा जाता है। दूसरा पर्सन जिसने जवाब देना है, जिसकी विलिंगनेस यहाँ पर हम जानना चाहते हैं, ए बी की विलिंगनेस जानना चाहता है, तो बी यहाँ पर एक्सेप्टर कहलाएगा या उसे प्रोमाइजी भी कहा जाएगा। तो एक सीन में दो पर्सन शामिल हो गए, ऑफर रखने वाला और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला। ऑफर रखने वाला प्रोमाइज़र या ऑफरर कहलाता है। ऑफर का जवाब जिस पर्सन ने देना है वो एक्सेप्टर कहलाएगा या वो प्रोमाइजी कहलाएगा। फिर इसके बाद इसमें बड़ा एक आसान सा शब्द है जिसे कंसिडरेशन कहा जाता है। कंसिडरेशन को हिंदी में प्रतिफल कहा जाता है। तो जो चौथी इसमें टर्म है उसको हमने बोला कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब लॉ की अगर डेफिनेशन आप पढ़े तो उसमें वो बड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन उसका आम बोलचाल की भाषा में जो मतलब है वो यहाँ आप उसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमें हमारा प्रॉमिस पूरा करने के बदले में क्या मिलेगा, हमें हमारा प्रॉमिस पूरा करने के बदले में क्या मिलेगा, जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, कंसिडरेशन। ए अपनी मोटरसाइकिल बी को बेचने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि उसे मोटरसाइकिल बेचने के बदले में क्या मिलने वाला है, 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। यहाँ 25,000 रुपीज़ ए के लिए कंसिडरेशन है। उसका अपना प्रॉमिस पूरा करने के बदले में मिलने वाला जो मॉनेटरी वैल्यू है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। बी पैसे देने के लिए क्यों तैयार है, 25,000 रुपीज़। वाई ही इज़ पेइंग, बिकॉज उसको पता है कि मैं जब 25,000 रुपये दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसके बदले में बाइक मिल जाएगी। दोनों पार्टीज़ को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करने के बदले में जो चीज़ मिलती है, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, जो कुछ कुछ होता है, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, मॉनेटरी वैल्यू 25,000 रुपीज़। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, 25,000 के बदले में मिलने वाला प्रोडक्ट, जिसे यहाँ पर हमने बाइक के रूप में मेंशन किया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म जो ले रहे हैं दैट टर्म इज़ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जिसे हम ठहराव कहते हैं। एग्रीमेंट का मतलब बहुत ही सीधा सा है। एक ऑफ़र जब एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाने के बाद दोनों लोगों के बीच में जो दो प्रॉमिसेस हैं, ए का प्रॉमिस बाइक बेचने का, बी का प्रॉमिस पेमेंट करने का, इन दोनों को अगर आप जोड़ दें, प्रोमाइज़र का एक प्रॉमिस और प्रोमाइजी का एक प्रॉमिस, इन दोनों का जो कोम्बो पैक है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो निचोड़ है, वो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब बड़ा सिंपल सा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ए का प्रॉमिस और बी का प्रॉमिस दोनों को मिला दो, ए प्रोमाइज़र हो गया, बी प्रोमाइजी हो गया। एक प्रॉमिस प्रोमाइज़र का है, एक प्रॉमिस प्रोमाइजी का है। दोनों के प्रॉमिसेस को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट। या इसको हम और सीधा आंसर इसका दें तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट में दो लोग हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, ए और बी। एक एग्रीमेंट में दो प्रॉमिसेस हैं, एक प्रॉमिस ए का, एक प्रॉमिस बी का। ए प्रोमाइज़र है और बी प्रोमाइजी है, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। फिर इसी का एक और वर्ड आ जाता है इसी चैप्टर में, उसे कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, रेसिप्रोकेट करना, रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना। ए ने बी के सामने ऑफर रखी, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक प्रॉमिस ए का है, एक प्रॉमिस बी का है। बी का प्रॉमिस ए के लिए और ए का प्रॉमिस बी के लिए क्या है, रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बड़े सीधे से हो गए। जो एक एग्रीमेंट में दो प्रॉमिसेस होते हैं वो एक दूसरे के लिए, ए का प्रॉमिस बी के लिए और बी का प्रॉमिस ए के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएगा। और एक एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस दो तो होंगे ही होंगे। फिर इसके बाद इसमें जो एक टर्म आती है वो एग्रीमेंट से ही जुड़ी हुई होती है, वो होता है वॉइड। वॉइड शब्द इस सब्जेक्ट में इतनी बार आएगा कि आपको इसका मतलब समझने में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वॉइड, VOID, वॉइड। वॉइड होता है व्यर्थ, वो चीज़ जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट ना तो है, ना होगा, ना ही होने की कोई संभावना है। वॉइड, VOID, वॉइड का मतलब व्यर्थ। वो सिचुएशन जिसका ना तो कोई लीगल इफेक्ट अब है, ना होगा, ना ही आगे होने की कोई संभावना है, उसे हम वॉइड बोलते हैं। हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट शुरू से लेकर के एंड तक वो होता ही नहीं है। वो लीगल सिचुएशन ना तो है, ना होगी, ना उसके होने की कोई संभावना होती है। हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं हीरो हीरोइन जब गाना गा रहे हैं कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। अब हीरो हीरोइन को चांद तारे तोड़ करके लाने का जो प्रॉमिस कर रहा है, हीरोइन भी कहते हैं कि हाँ ठीक है ले आना, मेरे लिए ज़्यादा सारे ले आना। तो यहाँ ये जो सिचुएशन है, ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, प्रोमाइज़र भी है, प्रोमाइजी भी है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस भी हैं। लेकिन सपोज़ यहाँ हीरो अगर तारे तोड़कर नहीं लाता, वो चांद को ज़मीन पर नहीं लेकर के आता, तो क्या वो मामला कानूनी बनेगा? क्या हीरोइन वहाँ पर कोर्ट केस उसके अगेंस्ट कर देगी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एग्रीमेंट क्या था? वॉइड। उसका कोई भी लीगल इफेक्ट हो ही नहीं सकता था। एक मरे हुए आदमी को ज़िंदा करने की अगर आप बात करो, एक जादू टोने से आप खजाना ढूंढने की बात करो, इस तरह के जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं वो क्या होंगे? वॉइड। वो क्या होंगे? वॉइड। उनका कोई भी लीगल इफेक्ट ना तो होता है, ना ही होने की कोई संभावना है। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल टर्म भी यहाँ हम बहुत बार यूज़ करेंगे। एनफोर्सेबल का मतलब जिसे कानून से लागू करवाया जा सकता है, उसे हम एनफोर्सेबल कहते हैं। नॉट एनफोर्सेबल का मतलब जिसे कानून से भी लागू नहीं करवाया जा सकता। जैसे हम जादू टोने की बात कर रहे हैं, इलीगल कामों को करने की बात कर रहे हैं, उस तरह के एग्रीमेंट ना तो एनफोर्स हो सकते, ना ही एनफोर्स करवाए जा सकते। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्लियर हो गया। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो हमने हेडिंग मेंशन किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसमें एक टर्म आई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उसका मतलब सिंपल सा है, जिसे सेक्शन 2 और सब सेक्शन H में एक्सप्लेन किया गया है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये टर्म आपको, ये लाइन आपको रट जानी चाहिए। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने अपने दोस्त को इनवाइट किया कि क्या वो आपके साथ शाम को पिक्चर देखने आएगा। उसने जवाब दिया कि हाँ वो 6 बजे शो के टाइम पे वहाँ पहुँच जाएगा। आपने टिकट ख़रीद ली, आप उसकी वेट कर रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं आता। तो अब हम इस सिचुएशन को अगर समझें, ऑफ़र भी थी, एक्सेप्टेंस भी थी, प्रोमाइज़र भी था, प्रोमाइजी भी उसमें शामिल है, एग्रीमेंट भी हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं आता तो क्या आप उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लीगल जो या हम कहें कि लीगैलिटी नहीं थी, वो कोई कानूनी एक सिचुएशन नहीं थी। लेकिन सपोज़ अगर आप एक कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे 5 लाख का माल भेज दो, आपने 5 लाख रुपए उनको भेज दिए और वो 5 लाख के बदले में उन्होंने आपको 10 दिन के बाद सामान भेजना था, वो सामान नहीं भेज रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन क्या है? ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, और यहाँ पर अगर वो आपको सामान नहीं भेजते तो आप उनके अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। आप उन पर केस कर सकते हैं, जिसे SUE स्यू करना, दावा करना कह सकते हैं कि कंपनी आपको सामान नहीं भेज रही है, आप सारा पैसा उनको दे चुके हैं। तो इसका मतलब आपको उस एग्रीमेंट में दिए गए प्रॉमिस को कानून के थ्रू भी अप्लाई करवाने का अधिकार है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में अगर लीगल सिचुएशन है तो उसे हम बोलेंगे कि दोनों में से कोई भी पार्टी अगर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगी, तो जो ऐसा नहीं करेगी दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। उसे एनफोर्स करवाना कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट।
ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें लॉ से एनफोर्स करवाया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शन रोज़ होते हैं वो सारे के सारे लीगल होते हैं, वो सारे के सारे वैलिड होते हैं, वो सारे के सारे उन्हें पूरे करने होते हैं, इसीलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। हम सोशल लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो आपस में डील करते हैं वो एग्रीमेंट होती हैं, जहाँ लीगल सिचुएशन नहीं होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल सिचुएशन है, एग्रीमेंट उसकी पहली सीढ़ी है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, उसके लिए क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, वो हमारे अगले चैप्टर में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हो गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है लॉ से, उन्हें बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ शब्द हैं जिनका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन वर्ड्स के आसपास पूरे का पूरा एक्ट घूमता है। अगर आपको इनमें किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो गया तो आप इस एक्ट को समझने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जो वर्ड्स इसमें हमने डेफिनेशन के रूप में यूज़ किए, समझने की कोशिश की, वो है प्रपोजल, उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, देन प्रोमाइज़र एंड प्रोमाइजी, उसके बाद कंसिडरेशन, फिर उसके बाद हमने कवर किया एग्रीमेंट, देन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, देन वॉइड एग्रीमेंट, और उसके बाद हमने किया सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस हम एक्ट की बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका ये सबसे मेजर हिस्सा है। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि इसको फर्दर 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जब इनिशियल स्टेज पर इससे बनाया गया, इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। 1872 में उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उसने इसे पास किया और इसे इसका नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इनिशियल स्टेज पर अगर हम इसके अब स्कोप की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो वो ये बहुत बड़ा था। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इनिशियल स्टेज पर इसमें 266 एक से लेके 266 सेक्शन थे, जो हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे 1930 में इसमें से पार्टनरशिप एक्ट को अलग, इसमें से इंडिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग कर दिया गया। 1932 में इसमें से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अलग कर दिया गया। एट प्रेजेंट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एट प्रेजेंट है, उसके अंदर जो 4 हिस्से हैं जो फर्दर 16 चैप्टर्स में डिवाइड हैं, उसका पहला हिस्सा जो कहलाता है वो जर्नल प्रिंसिपल्स कहलाता है, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 75 तक हैं। दूसरा इसका हिस्सा है वो इंडेमनिटी एंड गारंटी कहलाता है, सेक्शन 124 से 147 तक। एक हिस्सा बेलमेंट कहलाता है, 148 से लेके 181 तक। एक हिस्सा कहलाता है एजेंसी, जो सेक्शन 182 से लेके 238 तक है। ये सारे जो हमारे सेक्शंस हैं, ये फर्दर हमारे इस चैप्टर के बाद के जो 15 चैप्टर्स हैं उनमें हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला चैप्टर, जिसे इसकी इंट्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें हमने कवर किया इसकी जो एक इंट्रो वाला पार्ट है वो हमने कवर किया। इसमें वो वर्ड्स जो बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटल टर्म्स कहलाती हैं, वो हमने कवर की। और आपको ये ध्यान रखना है कि इन टर्म्स का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो, जिसे क्रिस्टल क्लियर कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री में हमने मेंशन किया कि टोटल इसमें कितने सेक्शंस थे पहले, और एट प्रेजेंट इसमें कितने सेक्शंस हैं। फर्दर आपके जो इसके 16 चैप्टर्स हैं, उसका हमने जो पहला चैप्टर ये कवर कर लिया। बाकी इस के बाद हम आने वाले लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 सिलेबस का, जिसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंट्रोडक्शन के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।